से थोड़ी देर पहले जो अफसोसनाक इत्तला मिली है कि जहाज़ का जो मलबा जो कि कल रात को गिरा था और ये बोइंग 737 था, बहरे अरब में ये गिरा था, पाकिस्तान का ये कार्गो तैयारा था, इसके ऊपर कुछ बहुत ही अफसोसनाक इत्तलात सामने आई हैं। इस तैयारे के गिरने की क्या वजूहात थी? ये जो क्या ये किसी हादसे का शिकार हुआ है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और हुआ है? बहुत सारी र्यूमर्स भी इससे मुतालिक जो है वो फैली हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या आप कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आसमा शाजी साहब, आपने इनवाइट किया है और वाकई हमारी भी कॉन्डोलेंस भी, और ख़ास तौर पर ये जो कैप्टन थे रिजवान इदरीस, वो मेरे दोस्त भी थे, पाक फ़िज़ाइया में थे पहले, हमने इकट्ठे सर्व भी किया है। बड़ा खतरनाक हादसा है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, ये जो कार्गो जहाज था, ये बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चर्ड था 1999 का, तकरीबन 26-27 साल इसकी एज समझ लें। 737-400 ये मल्टीपर्पज बोइंग जहाज इस्तेमाल होता है, सवारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है, कार्गो के लिए भी इस्तेमाल। एवरेज अगर ये इसमें पैसेंजर्स हो तो तकरीबन 150 और 60 के करीब कैरी कर सकता है। फिर इसको सीटिंग हटाकर इसको कार्गो में कन्वर्ट किया जाता है। जो ये जहाज में टेक्निकल मसला हुआ था जब ये शारजा में था, तो वहां पे इसका एक कंपोनेंट हम उसको कहते हैं इनिशियल रेफरेंस यूनिट, यानी कि वो इनिशियल रेफरेंस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, एक छोटा सा यूनिट जो बुनियादी तौर पर ऑटो पायलट इंस्ट्रूमेंट्स को और जहाज की स्टेबलाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्टिंग करता है पायलट को। अगर ये फॉल्टी हो जाए तो उसका मतलब है नेविगेशनल एरर हो सकता है, ऑटो पायलट भी खराब हो सकता है। अब ये उसको रिपेयर किया गया। मैं उसीलिए उन र्यूमर्स को भी सेट असाइड करना चाहता हूं। मैंने कंफर्म किया अपने दोस्तों से कि ये बुनियादी तौर पर कंपोनेंट अमेरिका से मंगवाया गया, उसको रिप्लेस किया, शारजा की सिविल एविएशन ने जहाज को फिट करार दिया। जब ये जहाज आ रहा था उस रात को, रात के 9:15 के करीब उसने पहली कॉल दी है, तकरीबन कराची से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर के, इसने कहा है कि नेविगेशनल एरर पायलट ने रिपोर्ट किया है, जिसका मतलब चांसेस हैं कि वही कंपोनेंट माल फंक्शन किया हो, नंबर 1। लेकिन इसके बाद होता क्या है, आपके व्यूअर्स की और आसान करने की कोशिश करता हूं कि जब इस तरह का कंपोनेंट माल फंक्शन करता है और ऑटो पायलट भी ना हो, तो चांसेस होते हैं कि डिसओरिएंटेशन पायलट की हो जाए, यानी कि वो ये समझने से कासिर हो जाए कि रात के वक्त, क्योंकि नीचे समंदर है, ऊपर भी काला आसमान है, कोई दरख्त, पहाड़ या कोई और चीज तो दिन रात को नजर नहीं आती, तो वो ये सेंस लूज कर देता है कि वो डायरेक्शन में किस तरफ है, उल्टा है, बैंक में है, टर्न में है, डाइव में है। तो ये मिसलीडिंग करता है, जिसकी वजह से हिस्ट्री में क्रैशेस हुए हैं, फाइटर जहाज भी क्रैश हुए हैं और एयरलाइन भी क्रैश हुए हैं। लेकिन अगर ये मैं मान लूं तो फिर ये कंट्रोल डिसेंड होना चाहिए था जमीन की तरफ। जब इसका डाटा आप रीड करें तो ये तकरीबन 35,000 फुट से सिर्फ 3 मिनट के अंदर सतह समंदर को टकरा गया, जिसका मतलब है 3 मिनट का तकरीबन 15,000 फुट से लेकर 22,000 फुट तक इसका रेट ऑफ डिसेंट मॉनिटर किया गया, जिस रफ्तार से ये नीचे आया है। ये बहुत हाई रेट ऑफ डिसेंट है, क्योंकि आमतौर पर जब एयरलाइन आप और मैं जब सफर करते हैं तो तकरीबन ये 3-4-5 हजार फुट से ज्यादा रेट ऑफ डिसेंट आमतौर पर पायलट नहीं करते, नहीं होता। जो 15 से 22,000 का मतलब है ऑलमोस्ट स्टीव डाइव। ये डिसोरिएंटेशन से आगे की बात लगती है। पॉसिबल एक और भी निकलती है कि स्ट्रक्चरल डैमेज कोई ऐसा ना हो गया, कोई पैनल ऐसा फ्लाई आउट कर गया हो, ब्रेक थ्रू कर गया हो, जिसकी वजह से शायद कंट्रोल में रहा हो। तो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, अभी किसी एक को नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा वजन उसलिए दूंगा कि एक तो कंफर्म पायलट ने रिपोर्ट किया नेविगेशनल एरर का, लेकिन फिर कंपाउंड क्या चीज हुई है वो आने वाली इन्वेस्टिगेशन शायद बेहतर बता सकती है। और आपके ख्याल में वो जो पुर्जा या जो भी वहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट था जो दूर किया गया है, कोई ऐसा तो खतरा नहीं है कि उसको वहाँ पे उसको दूर ही ना किया गया हो, या कोई अनइंटेंशनल वहाँ पे गलती की गई हो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हादसा रूनुमा हुआ? जी मैंने किया था इनर्शियल रेफरेंस यूनिट। ये एक यूनिट है जिसको मैंने कहा कि वो रिप्लेस हुआ था। आपकी बात ठीक है, दो तरह होता है। एक डेफिनेटली जमीन पर उसके टेस्ट होते हैं, उसके इंजीनियर्स होते हैं जो सर्टिफाई करते हैं। सिविल एविएशन शारजा ने भी ऐसा ही किया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है कि रिपीट कर दे मैल फंक्शन, दैट मीन्स कोई और चीज उसके फॉल्ट में कंट्रीब्यूट कर रही हो, आपने कंपोनेंट बदल लिया, लेकिन बाज दफा जहाजों में ये होता है कि इनडायरेक्टली कोई और कंपोनेंट उसको तंग कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है और उसको माल फंक्शन करने पर कंपेल करता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। बाज दफा शॉर्ट टर्म टेस्ट के अंदर वो सामने बात नहीं आती, लेकिन ये कंफर्म है वो कंपोनेंट लगा भी, टेस्ट भी हुआ, पास भी हुआ, जहाज फिट डिक्लेयर किया गया, तब लाया गया। ये हो सकता है कि क्योंकि मैकेनिक्स है, मशीनरी है, वो हवा में किसी वक्त भी कोई भी गिव अप कर देती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो रिपीटेटिव एक अकरेंस यहाँ पे हुई हो, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस डाइव से जमीन की तरफ गया है, मैंने खुद भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और फ्लाइट सेफ्टी कोर्स किए हुए हैं, और एक्सीडेंट्स मुख्तलिफ जो पाक फ़िज़ाइया में हुए उनके मैं एज इन्वेस्टिगेटर भी हिस्सा रहा।
तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर सकता हूं कि जो डाइव उसकी जिस स्पीड पे जमीन की तरफ आया है वो बहुत अनयूजुअल है, वो उस मालफंक्शन से मैच नहीं कर रही, मैं कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, ये सवालात तो अपनी जगह पे हैं। और फिर रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ हो? जाहिर है कि जंग जारी है इस खित्ते के अंदर भी, और कोई ऐसा इम्कान भी हो सकता है कि किसी चीज़ ने हिट किया हो जहाज़ को? जी, ये एक पॉसिबिलिटी हो रही है, डिस्कस भी मीडिया पर भी। मैं भी अपने जो पायलट्स हैं एविएशन के, एयरलाइंस बोइंग और एयरबसेस उड़ाते रहे हैं सारी उम्र, उनसे डिस्कस कर रहा था। एक पॉसिबिलिटी निकलती है कि कोई बाय एरर कोई ऐसा, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब के एंड में अर्ज किया कि जी। अनकंट्रोल्ड नीचे आया है। अनकंट्रोल्ड मीन्स कि इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, चाहे वो मिसाइल लगा हो, कुछ लगा हो, मैं उसको कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी के कोई ऐसा एट्रिशन हुई हो जहाज के फिजिकल स्ट्रक्चर की कि वो आउट ऑफ कंट्रोल सिर्फ नहीं हुआ बल्कि मैसिवली लाइक अ स्टोन नीचे आया है। तो जी वो उस बिल्कुल। सूरत में होता है कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली टेल उड़ जाए जहाज की, विंग्स तबाह हो जाए, कोई एक उड़ जाए, तो फिर ये ऐसा ही होता है कि कंप्लीट लाइक स्टोन की तरह गिरता है। तो आपकी बात ठीक है, एक रेयर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि इसको कोई ऐसा वेपन्स लगा हो, लेकिन जो थोड़ी सी हमें दोबारा काउंटर करने पर या दोबारा सोचने पर मजबूर करती है वो पायलट की रेडियो कॉल है जो उसने कहा है कि मेरे जहाज में मसला है। बिल्कुल सर, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। और रीजन के हवाले से भी मैं तेहरान जाती हूँ, मैं एजाज़ चौधरी साहब से बात करनी है। तेहरान मशहद से इस वक्त हमें अनस मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर काफ़ी हैं। अनस से हम पूछते हैं कि इस वक्त तदफीन भी वहाँ पे चल रही है, रीजनल सिचुएशन जो है वो भी आज खैर अली खामनाई साहब का जनाजा नजफ़ में था, कल करबला वो पहुँचेंगे और वहाँ पे उनकी जो जुलूस है वो निकलेगा, लेकिन मशहद में जो है वो तदफीन होनी है। तो क्या वहाँ पे ये ख़तरा या ख़दशा अनस है कि जुलूस को या जो अवामी इज्तिमा है उसको भी निशाना बनाया जाए अमेरिका की जानिब से? अनस, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, तैयारियां जो हैं इस वक्त बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, द स्टेज इज सेट, ये कहना गलत नहीं होगा। आज शाम में किसी वक्त जो है ये जस्ते खाकी वापस आएगा मशहद, ईरान वापस आएगा। इस वक्त वो नजफ़ और करबला की तरफ है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सर डॉक्टर सैयद अब्बास अराग़ची दोनों इस जस्ते खाकी के हमरा हैं। बहुत बड़ा जुलूस हमने देखा, वो विजुअल्स भी देखे, और उस हवाले से ये जो तैयारी जो है वो पूरी की पूरी तरह ईरानी साइड ने अपने हर तरह के इंतजामात कर रखे हैं। 2.5 करोड़ लोग जो हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि मशहद में 2.5 करोड़ लोग के करीब, 2.5 करोड़ के करीब जो है वो अफराद इस जनाजे में और उसके बाद जो तदफीन है उसमें शिरकत करेंगे। उस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। 1 लाख से जायद सिक्योरिटी के एहलकार जो कि टीयर्स के अंदर पुलिस, मिलिट्री और सिपा या IRGC के जो लोग हैं वो तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि शायद कोई इजरायली हमले के हवाले से या अमेरिकी हमला, तो उसकी पॉसिबिलिटी या उसके लिए तो ईरानी साइड प्रिपेयर्ड है। और अगर रिपोर्ट्स के ऊपर कहा जाए, जो ज़बान ज़द-ए-आम है यहाँ पे, वो यही बात कही जा रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो मशहद के अंदर हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम जो है मशहद में डिप्लॉय किए गए हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर जो है ईरान जो है इस पूरे फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ इट्स गोइंग अहेड विद इट। कल शाम में जो है वो तदफीन अमल में आएगी। किस वक्त आएगी अभी तक वो प्रोग्राम दिया नहीं गया है, लेकिन ईरानी साइड ने ये बात बारहा वार्न कर दी है कि किसी भी तरह की एडवेंचरिज्म को वो अप्रोप्रिएटली ही वार्न करेंगे। ठीक, अनस ये बताएगा कि कल रात को ज़ाहिर है ईरान के ऊपर अटैक हुआ है और उसका रद्द-ए-अमल भी होगा, पब्लिक में आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या आम लोग सोच रहे हैं, क्या तासुर है उनका, कोई खौफ है वहाँ पे, या लोग तैयार हैं कि अगर हमला होता है तो किस तरह से फेस करना है? बिल्कुल, 5 के करीब अहदाफ, 5 के करीब शहरों में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। ज़्यादातर ये सिविलियन ऑपरेटेड एरियाज थे जहाँ पे इन अहदाफ को निशाना बनाया गया। फॉर इंस्टेंस बंदर अब्बास के पोर्ट को निशाना बनाया गया, कोई मिलिट्री साइट नहीं थी एज सच। लेकिन आम तौर पे अगर हम लोगों से बात करें तो लोगों में गुस्सा पाया जाता है इसके अकॉर्डिंग। मुझे आज 6ठा दिन है तेहरान में। जब हमारी बात हुई लोगों से आम तौर पे, तो उनका यही कहना था कि सिर्फ ट्रंप या अमेरिकी इंतजामिया इस फ्यूनरल के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है और उसके बाद दोबारा जंग में चले जाएंगे। और उनके ख्यालात थे, उनको
अमरीकी इंतजामिया ने ठोस नहीं पहुंचाया, बिल्कुल उसी ख्यालात के साथ साथ ही जंग दोबारा शायद उनके ऊपर मसलत की जा रही है। गुस्सा जो है वो पाया जाता है। कल मैं कुम में मौजूद था तो इंतकाम की जो बात थी वो नारे भी लगे वहाँ से, तो गुस्सा जो है वो हमें नज़र आता है आमतौर पे ईरानी अवाम में, और एक अर्जेंसी है एक प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर कि उसको रिटेलिएट करे, और अर्जेंसी जो है वो शायद उतनी नहीं हमें नज़र आती, क्योंकि उसकी वजह शायद ये है कि जब तक फॉरेन डिग्नेटरीज या फॉरेन गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं तब तक ईरानी साइड कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि जिससे उसके फॉरेन गेस्ट या उसके फॉरेन जो जर्नलिस्ट या जो और भी जो डिग्नेटरीज जो मौजूद हैं उनकी लाइफ या उनका कम्यूट किसी तरह किसी भी हिस्से में किसी भी तरह से जेपेडी में पड़े या जेपेडाइज। अनस, क्विकली मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों को इस बात का, यानी वो तैयार है कि दोबारा जंग छिड़ सकती है, जो ईरानी पब्लिक है वो तैयार है कि दोबारा जंग छिड़ सकती है? देखें, तेहरान के लोग तो कभी नहीं उनको एक मिनट के लिए भी ये ख्याल नहीं था कि जंग रुकी है। ये ज़रूर था कि सीज फायर है, किसी भी तरह का सीज फायर है, लेकिन ये कन्वेंशनल सीज ऑफ फायर नहीं था। अब अमूमन सीज फायर के अंदर ये होता है कि दोनों साइड जो है वो उसको मानोन फॉलो करती हैं, लेकिन यहाँ पर अमरीकी साइड ने जिस तरह से या इजरायली साइड ने जिस तरह से इस सीज फायर को वायलेट किया टाइम एंड अगेन, कभी एक प्रीटेक्स्ट पर कि कभी दूसरे प्रीटेक्स्ट पे, कभी शिप्स को अटैक करते थे। मिटूस्का की एग्जांपल आपके सामने है, और आपकी दीना की एग्जांपल आपके सामने है, वो जो नेवल शिप अटैक की गई थी। तो कन्वेंशनली अगर मैं लोगों की बात करूं तो उनको तो कभी नहीं लगता था कि जंग खत्म हुई है। जहां तक जंग दोबारा छिड़ने की बात है तो बिल्कुल लोग कन्विंस्ड हैं कि दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं, हालात इस तरफ जा रहे हैं। ईरानी हुकाम भी ये कहते हैं कि वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब तक हालात जो है उस दहज पे नहीं पहुंचे हैं, और यही वजह है कि अब भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सालसीन ही इस पूरे मामले में अफ़ाम तफ़हीम के जरिए उसको रफा दफा करने की कोशिशें जारी हैं। और मेरे ख्याल से अगले 24-48 घंटे जब ये फ्यूनरल हो जाता है उसके बाद फिर हम देखेंगे कि शायद कोई ना कोई बातचीत के ऊपर कोई ना कोई दोबारा किसी तरह से बहुत शुक्रिया अनस।